हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, आपका वेलकम है आस्क बोर्ड में। और एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, स्वस्थ एंड मस्त है कि नहीं है। और सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग एक बार सबसे पहले बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल अच्छी जगह पे आए हैं। प्यारे बच्चों, इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आस्क बोर्ड है, प्यारे बच्चों, इसमें आपको बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करवाया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और यहाँ देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को समाप्त करने वाले हैं। यानी इसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं 2 दिन पहले। आज इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और जिनका भी पहला पार्ट छूट गया, या तो आप वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1 का, या हम आपको इसी में रिकेप के माध्यम से फटाफट अंदाज में जो पीछे का छूटा हुआ है वो हम फिर से बता देंगे। और जो भी बच्चे किए हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट अंदाज में। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार सबसे पहले बता दीजिए कि आप सब ठीक हैं ना। एक बार बता दीजिए, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे ऐसे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर जी क्लास का टाइमिंग क्या है, हमको टाइमिंग बताइए। प्यारे बच्चों, एक वो क्लास तो अभी देखिए सुबह में जो 5 बजे चलता है, अभी जैसे चल रहा है, सुबह में 5 AM में एक चलता है और रात में 8 PM में एक क्लास चलता है। ठीक है, और ये 8 PM में बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है, 7 PM में ये क्लास होने लगेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 से 5 दिन के अंदर 7 PM में हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से 2-3 क्लास तो चलेगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे हम क्लास को आपको बढ़ाते चले जाएंगे। 100% है। तो आज हम लोग स्थिर विद्युत विभव के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखिए, फिजिक्स ऐसा होता है कि इसको ना रटना पड़ेगा ना आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। आप सिर्फ समझ लीजिएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो वैसे ही पढ़ाने की हमारी एकदम पूरी कोशिश रहेगी। आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इतना तो हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आप आ गए हैं यहाँ पे स्टडी प्लेटफॉर्म आस्क बोर्ड पे नंबर 1, तो यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना पैसा देके पढ़ते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हम आपको अच्छा इस फ्री यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको फ्री क्लास मिलता है, क्लास का लिंक मिलेगा जब लाइव क्लास होगा, तो उसके लिए जुड़ने के लिए यहाँ पे नंबर नोट कीजिए, 91 35 74 20 24। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो देखिए लाइव चैट में एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं कभी भी क्लास कर रहे हैं, लाइव चैट ओपन कीजिए और उसमें से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप टॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्यारे, इसमें क्या होगा, PDF नोट्स मिलता है टॉपर बैच में। तो एकदम हाई क्वालिटी का PDF नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, और एग्जाम के टाइम में आपको पूरा गेस्ट क्वेश्चन देंगे जो 100% लड़ेगा आपके एग्जाम में। तो अगर आप चाहते हैं तो 499 में इसको ले सकते हैं। लेने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ये मेरा नंबर है, देखिए यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 62 99 24 89 35। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से मैसेज कॉल की सर जी हमको टॉपर बैच ज्वाइन करना है, फटाफट 499 में पूरे 1 साल 1 ईयर आपको इसमें मतलब PDF नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल से आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड का ऐप, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से, इतना काम कर लीजिए। चलिए, इतना हो गया। लेना होगा तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा हमसे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले तो हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, क्या कि सबसे बोलते हैं कि बोलिए यस की क्लास को हम स्टार्ट कर दे। तो जितने सारे स्टूडेंट लाइव में हैं अभी, फटाफट यस यस बोलिए। और फटाफट प्यारे बच्चों एक बार क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। चले, बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है यस 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 सर जी, यस सर जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसी प्रकार तैयारी करते रहना है मेरा चेला, एकदम पूरा गर्दा गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, और आपको 100% बता रहे कि समझ में, तो समझ की तो हमारे पास अगर आप आ गए हैं तो आप कितना भी कमजोर है, समझ की तो 100% गारंटी है। चलिए, हमने प्यारे बच्चों स्थिर विद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट 1 होता है ना, यूनिट 1 में 2 चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा क्या, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। आवेश का क्वांटमीकरण, जितना भी आवेशों का आदान प्रदान होता है, जितना भी सब चीजें सब हम पढ़ चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। अब यहाँ आप देखिए स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें 2 होता है। स्थिर विद्युत विभव यानी आप देखिए आवेश स्थिर है, याद रखिएगा, जब आवेश स्थिर रहता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें धारिता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुछ हद तक हम लोगों ने
स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रखा है। यहां पे याद रखिएगा, क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, याद रखिएगा, पढ़ रखे हैं, पढ़ रखे हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। अभी यहां पे हम क्या करने वाले हैं, धारता के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले आपको रिकेप में जाके सारी चीजें बताएंगे, तो आप लोग फटाफट से, आप लोग जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो अभी आज का क्लास देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको विद्युत विभव पढ़ाए थे ना, समझाए थे। तो जो भी बच्चा पहले का क्लास किया है, जल्दी से जल्दी एक बार फटाफट से बता दीजिए कि विद्युत विभव क्या होता है। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों एक बार बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, जितने सारे स्टूडेंट हैं ना फटाफट से एक बार बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए तो विद्युत विभव क्या होता है। डेफिनेशन लिखिए, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले का कर चुके हैं जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार बता दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। तो विद्युत विभव क्या होता है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका क्या होता है, अपना कोई क्षेत्र होता है। ये क्या है, इसका क्षेत्र है। कोई भी चार्ज है, कोई भी बाबू चार्ज होता है, तो उसका आसपास एक क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे उसकी तीव्रता होती है कि कहाँ पे कितना मजबूती होगा, वही बात है। तो देखिए विद्युत विभव हम आपको क्या पढ़ाए थे कि एकांक धन आवेश है। ये क्या है, क्यू नॉट आवेश, जिसको हम लोग प्रशिक्षण आवेश भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो एकांक धन आवेश को यहाँ देखिए, इसका क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र पे कोई बिंदु है जिसका नाम है पी। तो एकांक धन आवेश को यहाँ पे देखिए, इसका डेफिनेशन हम आपको कैसे बताए थे, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखे हैं कि नहीं, लेकिन अभी अगर नहीं रखे हैं तो अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे प्यारे बच्चों किया जाता है। तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है, एकांक धन आवेश है। ये क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, ये एकांक धन आवेश है। क्या है, याद रखिएगा, एकांक यानी टेस्ट चार्ज है। एकांक ये क्या है, धन आवेश है। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है ना प्यारे बच्चों, उसी को तो विद्युत विभव कहते हैं। ये हम आपको समझा चुके हैं, तो ये फटाफट से हम आपको समझाने जा रहे हैं। यानी एकांक धन आवेश को, वैद्युत क्षेत्र को, यहाँ देखिए वैद्युत विभव को किससे, तो प्यारे बच्चों वैद्युत विभव को किससे सूचित किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। V इक्वल टू क्या होगा, एकांक धन आवेश को, यहाँ देखिए एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य किसको, तो प्यारे बच्चों चार्ज को, इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, तो विद्युत विभव। याद रखिएगा विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो ये क्या है, एकांक धन आवेश को, ये एकांक धन आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। याद रहेगा, यहाँ पे याद रहेगा। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं, कैसे बताए हैं। देखिए कैसे, एकांक धन आवेश को, यहाँ देखिए विद्युत विभव यानी आप देखिए जिसे हम लोग V से सूचित करते हैं, तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में, यानी आप देखिए जितना भी कार्य करना पड़ता है किसको लाने में, जितना भी ये कार्य करना पड़ता है किसको लाने में, तो आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को तो हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसका यही डेफिनेशन होता है। अब इसका एसआई मात्रक हम आपको कैसे निकालने के लिए बोले थे, तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा में क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां देखिए कार्य को किसमें मापते हैं, वर्क यानी कार्य को मापते हैं जूल में, तो यहां पे जूल हो जाएगा, बटा है तो बटा, आवेश को किसमें मापते हैं, तो कूलम में। तो प्यारे बच्चों इसको लिख दीजिएगा कि आवेश का यहां पे अगर आप विभव का अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम, या इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसकी बीमा निकालने के लिए कैसे हम आपको बताए थे कि आप इसका बीमा कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि V इक्वल टू क्या होता है, एकांक धन आवेश को जितना भी लाने में कार्य करना पड़ता है किसको, तो आवेश को लाने में, इसी को ना हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत विभव कहते हैं। अब इसका हमको बीमा निकालना है, तो वर्ग का बीमा क्या होता है, ml के पावर 2 और t के पावर होता है -2, ये इसका बीमा होता है। बटा है तो बटा देंगे। यहाँ देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि ये आवेश का सही मात्रक कूलम, और यहाँ देखिए आवेश की बीमा क्या होती है, तो आपने पढ़ा था कि आवेश की बीमा AT होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AT, आवेश का बीमा AT होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों समझिएगा, तो देखिए ml के पावर 2 और t है और माइनस है 2, अब ये t ऊपर जाएगा तो ये गौरी माइनस टी मतलब 3 हो जाएगा, 2 को t माइनस में है और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में t हो जाएगा, और a यहाँ पे प्लस में है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी a इनवर्स हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव का यहाँ पे क्या निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि ये तो इसका विमा निकल के आ गया। तो विमा कैसे निकलता है ये भी आप लोगों ने सीख लिया, और ये भी आप लोगों ने जान लिया, फील कर लिया, महसूस कर लिया। रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है कि एकांक धनावेश को अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य किसको, तो आवेश को लाने में, उसी को हम लोग विभव कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा। देखिए कैसे कैसे हम आपको बताते हैं, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। ये तो आप लोगों ने समझ गया। देखिए कैसे याद रखिएगा, विद्युत विभव क्या, किसी एकांक धन आवेश को किया गया मतलब लाने में कार्य किया गया किसको, तो आवेश को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं।
एकांक धन आवेश को लाने में किया गया जितना कार्य, मतलब जितना भी किया गया कार्य होगा किसको लाने में, आवेश को लाने में, उसी को हम लोग विभव कहते हैं, विद्युत विभव। तो इतना आसान, ये एक फॉर्मूला से ही आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि कार्य करना पड़ता है किसको लाने में, आवेश को, एकांक धन आवेश को जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को तो हम लोग विभव कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा डेफिनेशन है और ये हम आपका पूरा लिख के बता दिए, समझा के बता दिए। बाकी ये देख लीजिए, आपको इसको लिखना और रटना नहीं है, समझना है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, जिसका ऐसा ही मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। और यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है कि V = W/Q होता है। ये आप सभी को याद रहेगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला हमने क्या पढ़ा था, अगला हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, फिर समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको पढ़ा चुके हैं तो फटाफट से समझ लीजिएगा। चलिए इसका यहाँ पे हम बता दिए कि इसका वोल्ट भी होता है, सब चीज बता दिए। अब देखिए हम लोग विद्युत विभवांतर समझने वाले हैं। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर यहाँ पे आप लोग फटाफट से अंदाज में समझ लीजिएगा कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो किसी प्रशिक्षण आवेश में, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, किसी प्रशिक्षण आवेश में, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सभी बच्चे फटाफट से विद्युत विभवांतर समझ लीजिए, क्योंकि एक बार हम पढ़ा चुके हैं फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, फटाफट से समझिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एकांक धन आवेश, ये क्या है, कोई चार्ज है। विद्युत विभवांतर हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसका ये तो अपना वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका कोई अपना, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, विद्युत विभव में एकांक से एक बिंदु ला रहे थे विभव के लिए, लेकिन विभवांतर में क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि विभवांतर में आपको सबसे पहले याद रखना है कि विद्युत विभवांतर में क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, एकांक से इसमें नहीं लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर, डेफिनेशन इसका कैसे बताइएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े उसे ही हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, VA से हमको लेके VB तक लाना है बिंदु, मान लीजिए VA से VB तक लाना है, तो इसके बीच का प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य क्या होगा, तो कार्य कर रहे हैं बटा किसको, तो यहाँ देखिए कोई आवेश है यहाँ पे, इसको यहाँ तक लाने में या इसको यहाँ तक लाने में, यानी Q को लाने में, तो यही तो हमारा होता है विद्युत विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ये डेफिनेशन समझ में आ गया। यानी आप देखिए इसको फॉर्मूला से कैसे डेफिनेशन बनेगा, तो यहाँ देखिए एक बिंदु आवेश को, यहाँ पे याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु आवेश तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े, किसको लाने में, आवेश को लाने में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े, किसको लाने में, तो आवेश को लाने में, इसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, जबकि विद्युत विभव में अनंत से क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं किसी बिंदु तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना, ये हम आपको अभी समझाएं और बहुत पहले भी समझा चुके हैं, 2 दिन पहले भी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए ये PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट से देखिए, फटाफट से कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए फिजिक्स का ये PYQ कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत विभव। तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं, और विद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक धन आवेश को जितना भी कार्य करना पड़ता है किसको, तो आवेश को लाने में, इसी को ना हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी एकांक धन आवेश को जितना भी कार्य करना पड़ता है, किसको लाने में, आवेश को लाने में, जितना भी कार्य करना पड़ता है आवेश को लाने में, उसी को तो हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी V = W/Q अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि 4 से 5 बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, PYQ है, फिजिक्स का PYQ है। यहाँ आप देखिए प्रीवियस ईयर ये क्या है, क्वेश्चन है। देखिए ये है कि विद्युत विभव की बीमा क्या होती है। तो विद्युत विभव हम लोगों ने अभी पढ़ा कि विद्युत विभव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपने बताया कि विद्युत विभव V = क्या होता है, किसी आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए W का मतलब वर्क, वर्क का यहाँ पे बीमा क्या होते हैं, mL⁻², T⁻⁻² होता है, बटा में आवेश का बीमा क्या होता है, Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, ठीक है। अब AT होता है तो ऊपर क्या रहेगा, mL, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फटाफट से, mL⁻² है तो 2, यहाँ पे T⁻⁻² है और T यहाँ पे 1 है, यानी ये प्लस में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पहले से -2 है और एक और माइनस जुड़ दीजिए, -3 हो जाएगा, और A इधर प्लस में है, ऊपर जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा। तो mL⁻², T⁻⁻3 और A इन्वर्स, देखिए mL⁻², T⁻⁻3, A इन्वर्स, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको निकालने आ जाएगा। इसका ऐसा यूनिट पूछेगा कि इसका मतलब ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो वर्क को किसमें मापते हैं, कार्य को मापते हैं जूल, और बटा है तो बटा, और आवेश को किसमें मापते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी कूलम में, तो यहाँ पे जूल प्रति कूलम हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इतना बता दिए। अब देखिए यहाँ पे कि विभव प्रवणता क्या होता है, तो ये भी हम आपको समझा चुके थे कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, जैसे जैसे दूरी बढ़ाइएगा विभव भी आपका बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे दूरी घटाइएगा विभव आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, घटता चला जाएगा, है ना। वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी के सापेक्ष विभव में जितना परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों उसी को क्या कहेंगे, तो विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, dV/dx। ये तो हम आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे फिगर के माध्यम से, अभी बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि एक बार का ये क्लास हो चुका है, ये दोबारा आपको रिकेप कराया जा रहा है। अब देखिए ये आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ये 5 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, 100% ये आता है, ठीक है, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे प्राप्त करना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, कोई प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश के कारण किसी आर दूरी पर यहाँ पे बिंदु P है, तो इस पे आप विभव कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमने आपको बता दिया था कैसे, कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इन्फिनाइट है, अनंत है, अनंत से कोई Q0 चार्ज को हम क्या करते हैं, खींच के बिंदु P तक लाते हैं, तो उसका विभव क्या होगा। उसके लिए हम इसको जबरदस्ती खींच के लाते हैं किसी बिंदु A तक, फिर इसको यहाँ से खींच के लाते हैं बिंदु P तक। परसों ही इसको सिद्ध किए थे। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है इसकी, प्यारे बच्चों x है, इस Q0 आवेश को यहाँ लाते हैं, यहाँ तक की दूरी इसकी x है। मान के आपको बहुत ही अच्छा से बता चुके थे कि एकांक धन आवेश को जब हम बिंदु P तक लाएंगे तभी तो इसका विभव जान पाएंगे। तो हमने विभव क्या निकाला था, विभव V का फॉर्मूला बताइएगा हमने क्या सिद्ध किया था, 1/4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, Q/R, यही ना हम सिद्ध किए थे, ये बताइए, यही ना सिद्ध किए थे। विभव का फॉर्मूला हमने क्या सिद्ध किया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना जाके देख लीजिएगा जिसमें सिद्ध किया है, इसके पिछले वाला, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियो डाल चुके हैं जिसमें सिद्ध किए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव का फॉर्मूला हम लोग को क्या निकल के आया था, हम आपको क्या बताए थे, विभव हमारा निकल के आया था कितना, 1/4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या Q/R, ये हमारा विभव का फॉर्मूला निकल के आया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि V क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है R के, V समानुपाती होता है R के, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ देखिए विभव का मान बढ़ाएंगे हमारा R का मान भी बढ़ेगा, ऐसे आपको बताए थे। अगर आपसे पूछ दे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे याद रखिएगा कोई बिंदु आवेश है R दूरी पे बिंदु P पर, अगर आपको तीव्रता निकालना हो, तीव्रता इसका निकालना हो, क्या निकालना हो, तीव्रता, विवृता लिखा रहा है यहाँ पे, क्या लिखिएगा बाबू, तीव्रता, एक मिनट रुक जाइए, कभी कभी काम नहीं करता है। तीव्रता निकालना हो तो बाबू तीव्रता कैसे निकालेंगे, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही होता है, यहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा में ये क्या हो जाता है, R² हो जाता है। ये व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब विभव क्या होता है, समानुपाती होता है R के, जबकि तीव्रता क्या होता है, तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि 1 ये R² के क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तीव्रता ये व्युत क्रमानुपाती होता है। तो इतना हम आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो प्लीज वो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इतना हम करा चुके थे। अब यहाँ पे बारी आता है बाबू क्या, कि हम लोग समविभवी पृष्ठ पढ़े, जो कि हम नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे अब आपको समझाते हैं कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर विभव पे, जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव का मान समान हो। यहाँ पे याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे विभव का मान क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समविभवी पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ, ये क्या है, इसमें क्या है, मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, तभी तो इसका अपना क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे विभव, ये बिंदु है, जैसे यहाँ पे याद रखिएगा कि ये बिंदु है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, विभव समान होगा, यहाँ पे भी विभव समान होगा, यहाँ पे भी विभव समान होगा, यहाँ पे भी, यानी इसके जितने भी बिंदु है ना, इसके सारे बिंदु पे विभव का मान समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों रटिए मत, डेफिनेशन बनाइए कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे विभव का मान समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है। अब यहाँ देखिए समविभवी पृष्ठ में क्या होता है कि इसके हर जो है ना, यहाँ पे याद रखिएगा समविभवी पृष्ठ में क्या होता है, तो हर बिंदु पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये लंबवत होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, हर बिंदु पे लंब होगा, हर बिंदु पे। तो यहाँ पे इसका अगर आपसे पूछ दे कि महत्व क्या है, मतलब इसके बारे में लिखिए समविभवी पृष्ठ के, तो इसके समविभवी पृष्ठ में आपको लिखना है कि इसके हर बिंदु पे लंब होता है, क्या होता है,
इसके हर बिंदु पे क्या होता है, लंब होता है, यहाँ पे याद रखेगा। जिसके हर बिंदु पे क्या होता है, लंब होता है, यहाँ पे याद रखेगा। जिसके हर बिंदु पे क्या होता है बाबू, लंब होता है, ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे आपको याद करना है कि इसमें कार्य बराबर 0 होता है। क्यों, इसमें वर्क बराबर 0 होता है, क्यों, क्योंकि इसके हर बिंदु पे विभव जब समान हो, तो जब भी बराबर हो प्यारे बच्चों, हर बिंदु पर विभव का मान बराबर हो, तो यहाँ पे इसमें कार्य क्या होगा बाबू, कार्य 0 होता है। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। जैसे आपसे पूछ देगा कि समविभव पृष्ठ में विभव का मान, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विभव का मान क्या होगा। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि समविभव पृष्ठ है, ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा, तो आप बताएंगे कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी यहां से लेके यहां तक ले जाने में आपको कोई भी कार्य इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, कार्य इक्वल टू 0 ऐसे बनाइएगा, कार्य इक्वल टू 0 होता है, यानी इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे विभव की मात्रा क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान होता है, उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे हम आपको बता दिए कि उसमें वर्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसके हर बिंदु पे विभव समान होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। बता दीजिए कि समविभव पृष्ठ अगर आपसे पूछेगा तो आपसे छूटेगा। तो समविभव पृष्ठ अगर आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे जवाब दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव का मान समान हो, जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव का मान समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि उसे ही हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं, जिसके हर बिंदु पे विभव का मान क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो, जिसके हर बिंदु पे विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ को एक बिंदु से, यहाँ पे याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य बराबर 0 होता है। और इस पे क्या होता है, हर बिंदु पे लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। चलिए, इतना तो हम आपको समझा दिए। चलिए अब यहाँ पे अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, अब बताने वाले हैं आपसे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि धारिता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि धारिता आखिर क्या है, धारिता सर जी क्या बता रहे कि धारिता आखिर होता क्या है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि धारिता क्या होता है। धारिता का मतलब आप क्या समझते हैं, धारिता यानी धारित करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता हम लोग धारिता कहते हैं। यहाँ पे समझ लीजिएगा कि धारिता पूछा है कि धारिता क्या होता है, तो बाबू धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए कि धारिता किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज में धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, एक बोतल है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि ये 2 लीटर का बोतल है, तो इसमें पानी कितना अटेगा, तो आप बोलेंगे कि पानी तो सर जी इसमें अटेगा 2 लीटर, यानी धारण करने की इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी धारण करने की क्षमता होगी 2 लीटर। उसे ही क्या कहते हैं, तो बाबू धारिता कहते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, विद्युत धारिता पढ़ना है, यानी विद्युत, विद्युत का मतलब क्या, आवेश, आवेश का मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज को धारण करने की क्षमता हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ दे, अगर आप यहां पे समझ पा रहे हैं, देखिए फिजिक्स ये है कि आप अगर फील कर लेंगे ना तो आपको डेफिनेशन याद करना की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता मतलब ये मान लीजिए कि विद्युत धारिता क्या है, ये समझिए कि विद्युत धारिता क्या है। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारिता क्या है, तो यहाँ पे अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि धारिता किसे कहते हैं, तो धारण करने की, किसी भी पदार्थ को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारिता क्या किसे कहते हैं, तो विद्युत धारिता का मतलब क्या, विद्युत को धारण करना, विद्युत को धारण करने की क्षमता को, किसी आवेश को अपने अंदर धारण करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो धारिता कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों धारिता किसे कहते हैं, यहाँ पे लगा दीजिएगा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो मान लीजिए ये क्या है, कोई एक चालक है, समझिएगा सभी बच्चे जितने भी सारे स्टूडेंट समझिएगा, ये क्या है, कोई चालक है, ये क्या है, चालक। अब चालक क्या हो सकता है, तो आपको पता है लोहा हो सकता है, टीना हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी, ये चांदी, ये सब क्या है, ये सब चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको आवेश देना है, क्या देना है प्यारे बच्चों, आवेश। आवेश का मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज। तो जब आपको इसको दीजिएगा तो ये क्या होगा, इसके चारों तरफ ये तो फैल जाएगा, और इसमें एक लिमिट ना होगा कि कितना आवेश आप दे सकते हैं। किसी भी चीज का धारण करने की क्षमता होता है ना,
जैसे बोतल है, 1 लीटर का बोतल है, 1 लीटर का बोतल है तो उसमें 1 ही लीटर पानी ना क्या होगा, धारण करेगा। अब उससे ज्यादा डालिएगा तो क्या होगा, बोतल से पानी गिरने लगेगा ना, आसपास पूरा फैल जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ये क्या है बाबू, चालक है। तो चालक में भी आपको याद रखना है कि धारण करने की क्षमता होगी ना, कि कितना इसमें धारण करने की क्षमता होगी। तो यहां पे आपको याद रखना है कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। एक बार आप लोग फील कर लीजिएगा ना बाबू, फिर आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक में, देखिए धारिता आपको बता दी कि धारिता क्या होता है, लेकिन धारिता क्या होता है, तो किसी पदार्थ को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। लेकिन विद्युत धारिता पूछा गया तो आपको ऐसा लिखना है कि किसी चालक में, याद रखिएगा क्या, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश का मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज होता है। आवेश का मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज। किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को ही, कितना वो धारण कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों धारिता कहते हैं। तो किसी आवेश को धारण करने की क्षमता ही हमारी धारिता कहलाती है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता हमारी धारिता कहलाती है। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। याद रखिएगा विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी चालक में दिया गया आवेश, तो जब आवेश दीजिएगा तो उसके विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों की विद्युत धारिता किसे कहते हैं। एक बार आप समझ लीजिएगा ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, हम चाहते नहीं है कि आप रटे, ठीक है। यहाँ पे क्या, पहले सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, विद्युत धारिता बढ़ा रहे हैं। विद्युत धारिता, धारिता तो समझ गए कि धारण करने की क्षमता मतलब धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता क्या होता है, तो किसी चालक में, यहाँ पे हम आपको फिर से समझा रहे हैं कि किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता को, किसी चालक में, ये मान लीजिए क्या है, चालक है, तो चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता, ये क्या, प्लस क्यू आवेश को धारण करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, तो बाबू हमारी कहलाती है क्या, विद्युत धारिता। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो जैसे जैसे इसमें आवेश डालिएगा, तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे आवेश डालिएगा तो ये क्या होगा, तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछेगा कि जैसे जैसे आप आवेश डालेंगे तो इसमें विभव भी तो बढ़ेगा, आवेश डालेंगे तो विभव बढ़ेगा कि नहीं, विभव बढ़ेगा कि नहीं, ये बताइए। जैसे जैसे चालक में आवेश डालेंगे ये क्या होगा, विभव का मान हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे Q समानुपाती भी, यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसी प्रकार वैसे ही विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, नहीं समझ में आ रही, ये बोतल है, तो जैसे जैसे यहाँ पे पानी इसमें डालेंगे, 1 लीटर का ये बोतल है मान लीजिए, तो जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे बाबू पानी का लेयर बढ़ता जाएगा कि नहीं, एक बार बताइए, इतना पानी डालेंगे लेयर बढ़ता जाएगा कि नहीं, फिर यहाँ पे डालेंगे तो इतना लेयर बढ़ेगा कि नहीं। उसी प्रकार जैसे जैसे आवेश डालेंगे इसमें क्या होगा, विभव यानी भी में वृद्धि होने लगता है, यानी क्यू, जैसे जैसे आवेश डालते हैं उसी प्रकार विभव का मान भी बढ़ता है, उसे ही तो हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। यानी क्या होता है, क्यू समानुपाती होता है भी के, कहने का मतलब जैसे जैसे आवेश को डालेंगे, जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं वैसे वैसे इसका लेयर बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे पानी डालते हैं, मान लीजिए कि ये बोतल है, हम आपको समझा रहे हैं कि बोतल में इतना पानी है तो इतना लेयर बढ़ा कि नहीं, अब भरेंगे इतना, तो प्यारे बच्चों एक बार बताइए कि जब इतना भरेंगे तो इतना लेयर तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना लेयर। उसी को जैसे जैसे हम चालक क्या करेंगे, चालक में आवेश को डालेंगे यानी क्यू को डालेंगे, तो प्यारे बच्चों इसमें विभव में वृद्धि होगा कि नहीं। यानी ये क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारिता इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे क्यू समानुपाती भी। और आपको एक बात हम बता देते हैं कि क्यू इसी प्रकार रहेगा, समानुपाती जब हटाया जाता है ना तो इक्वल टू लगता है और इसके साथ एक कॉन्स्टेंट लगा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट इसमें क्या लगेगा, धारिता हम लोग पढ़ रहे हैं तो सी कॉन्स्टेंट लगा देंगे और भी वैसे ही लिख देंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पानी डालिएगा लेयर बढ़ेगा, वैसे ही किसी भी चालक में आवेश को डालिएगा विभव में वृद्धि होगी, जैसे जैसे आवेश को डालिएगा विभव भी का मान भी बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब जब समानुपाती हटता है तो वो कांस्टेंट लगता है, तो Q इक्वल टू क्या लिख देंगे, C भी। अब हमको धारिता निकालना है ना, तो धारिता को किससे सूचित किया जाता है, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि सर जी धारिता को C से सूचित किया जाता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी इधर गुणा कर रहा है, आके इधर क्या करेगा, भाग कर देगा। Q वैसे ही है और भी में नीचे चला आएगा, यानी C इक्वल टू क्या निकल के आ गया, धी। तो यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे बता दीजिए विद्युत धारिता क्या होता है, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, यही हमारा विद्युत धारिता है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया कि नहीं कि विद्युत धारिता क्या होता है। अब इससे अच्छा तो आपको कोई नहीं समझाएगा कि विद्युत धारिता क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारिता हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि विद्युत धारिता क्या होता है। चलिए कितना बार, जैसे जैसे आवेश को देंगे इसमें क्या होगा, विभव भी में वृद्धि होगा, यानी भी समानुपाती क्या हो जाए, Q समानुपाती जैसे जैसे आवेश देंगे
विभव भी में वृद्धि होगा, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CB, और हमको धारता पढ़ रहे हैं, धारता निकालना है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q इधर है बराबर की इधर, और ये भी इधर गुणा कर रहे हैं, आके क्या करेगा इधर भाग करेगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। यानी यहाँ पे याद रखना है कि जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देने पे उसके विभव भी में वृद्धि होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मतलब इसकी धारता मतलब विद्युत धारता कहते हैं। समझ में आ गया? धारता आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया होगा। जल्दी से समझ में आ गया तो एक बार यस लिखिए फटाफट से। जैसे देखिए किसी चालक में दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारता कहते हैं। अब देखिए इतना आसान आपको बना दिए है ना कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको लिख देना है प्यारे बच्चों दिमाग से। जैसे ही आएगा धारता, ओ सर जी धारता क्या पढ़ाए थे, C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी जैसे जैसे किसी चालक में हम आवेश को देंगे उसी प्रकार इसके विभव में वृद्धि होगा। यहाँ देखिए विभव लिख रहे हैं, यहाँ पे विभव में वृद्धि होगा, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों धारता कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं, धारता कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए है ना कि धारता किसे कहते हैं। तो किसी चालक में जितना आवेश दीजिएगा उतना उसमें वृद्धि होगा, उसी के अनुपात को तो हम लोग धारता कहते हैं। तो इतना तो आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों कि धारता किसे कहते हैं। तो धारता मान लीजिए कि जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा विभव का मान भी बढ़ेगा, यानी Q समानुपाती भी, यानी कहने का मतलब ये हो गया Q समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, एगो कॉन्स्टेंट C लगाएंगे भी हो जाएगा। हम लोग धारता पढ़ना है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, और यही होता है विद्युत धारता का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। चलिए अब गोलीय चालक की धारता का सूत्र, अगर आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि गोलीय चालक की धारता क्या होती है, बहुत 2 से 3 बार पूछा जाता है कि गोलीय चालक की धारता बताइए, फटाफट से आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि गोलीय चालक की धारता बताइए। तो गोलीय चालक मान लीजिए क्या है, ये गोलीय चालक, ये क्या है, गोलीय है, गोलीय। अब ये क्या है बाबू, ये चालक है, इसकी धारता आप कैसे निकालेंगे, आप बता दीजिएगा कि गोलीय चालक की धारता क्या होगी। कोई बच्चा निकाल के बता दीजिए गोलीय चालक की धारता क्या होगी। बाबू धारता इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, धारता इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, तो धारता इक्वल टू हमने यही पढ़ा है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q बटा B। जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, विभव का मान बढ़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों विद्युत धारता। तो हम लोग क्या पढ़े, धारता इक्वल टू Q अपॉन V हमने अभी पढ़ा था। तो हम लोग को गोलीय चालक की धारता निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C है तो C, अब Q प्यारे बच्चों क्या है, चार्ज है, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए हमने किसी बिंदु आवेश पे, यहाँ देखिए मान लीजिए कोई Q आवेश है और R दूरी पर बिंदु P पर हम लोगों ने विभव क्या ज्ञात किया था, तो V इक्वल टू ज्ञात किया था क्या, तो आपको याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं प्यारे बच्चों, ये बताइए। Q बटा R हम लोगों ने ये सिद्ध किया था कि नहीं, किया था ना, हम लोगों ने विभव ये पढ़ा था कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि Q है तो Q, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा यहाँ पे R लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। विद्युत धारता हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इतना होगा कि नहीं, चलिए इतना होगा कि नहीं ये बता दीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, जब इतना हो जाएगा तो इसको और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C है तो C, ऊपर में Q है तो Q। अब देखिए अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जब ये नीचे रहता है ना, जैसे यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि 2/4/2 है, तो इसको गुणा में कैसे बदला जाता है, ये वैसे ही रह जाता है, यानी 2/4, और ये क्या हो जाएगा, बटा में इसके कुछ भी नहीं है, 1 है, यानी ये क्या हो जाता है, 1 ये ऊपर चला जाता है और ये क्या रहता है, नीचे ही रह जाता है। तभी ना हम लोग 2 यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा, पहले तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जब ऐसे इसको करेंगे तो ये Q है और यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, तो ये क्या करेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ज्यादा इसमें समझा दिए हैं, फिर से इसको मिटा के आपको बताते हैं, ज्यादा इसमें समझा दिए हैं, अब समझाते रहेंगे ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, गोलीय चालक की धारता, C इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Q बटा V पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको पता है Q का Q हम लिख सकते हैं, V की जगह पर हम लोग V क्या निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, Q बटा में यहाँ पे हमने पढ़ा था R पढ़ा था ना प्यारे बच्चों, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हमको धारता निकालना है, गोलीय चालक की धारता। तो यहाँ पे गोलीय चालक की धारता का मतलब क्या हुआ, तो ये गोलीय चालक है, तो ये बिंदु आवेश है कोई, मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु P तक ये क्या है, मान लीजिए कि ये बिंदु P है,
और यहाँ पे r दूरी तक इसका विभव ज्ञात करना है, इसका विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए यही ना फॉर्मूला होगा, गोलीय चालक है। ये क्या है? गोलीय चालक है, गोलीय चालक है। तो इसकी धारता तो हमको निकालना है ना, गोलीय चालक है तो इसकी धारता निकालना है। तो बिंदु यहाँ पे कोई आवेश है, तो बिंदु P तक, r दूरी तक बिंदु P तक इसका विभव हम कैसे ज्ञात किए थे? तो हमने v निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा r निकाला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे ही रहेगा ऊपर q, और यहाँ पे ये क्या होगा? r में जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से गुणा कीजिएगा तो जब ये नीचे है तो कहाँ जाता है? ये ऊपर चला जाता है ना बाबू। तो ये क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। यानी ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा q इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बटा में क्या बचेगा? q में 1 से गुणा कीजिएगा q बचेगा, और ये q से q कैंसिल हो गया, यानी c इक्वल टू क्या बचा? 4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट r, और यही होता है गोलीय चालक की धारिता। धारिता को किस में मापते हैं? तो फैराडे में मापते हैं। फैराडे का मतलब क्या होता है? f। फैराडे को किससे सूचित करते हैं? f से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, तो प्यारे बच्चों आपको एक ही जवाब देना है कि ये गोलीय चालक है। ये क्या है? गोलीय चालक है। तो धारिता कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई बिंदु आवेश से r दूरी पर, ये बिंदु इसका विभव p है, तो यहाँ पे हमको धारिता निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सिद्ध किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया था q बटा r, और यहीं रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे गोलीय चालक की धारिता क्या निकल के आ गई? c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार बता दीजिए, आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो प्यारे बच्चों आप क्या बताएंगे? गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, उसका सूत्र क्या होगा? तो आप बताइएगा c इक्वल टू क्या सिद्ध किए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही होता है क्या? गोलीय चालक की धारिता। तो धारिता आप लोग निकाल लिए गोलीय चालक की, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आप देखिए धारिता को हम लोग समझते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, यहाँ देखिए चालकों का, 2 चालकों का ऐसा युग्म जिसमें क्या होता है? बराबर या विपरीत आवेश हो सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया से समझना है कि धारिता किसे कहते हैं। तो 2 चालकों का ऐसा युग्म जिसमें क्या बराबर या विपरीत आवेश हो सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये बाबू 3 से 4, यहाँ देखिए आपको याद रखना है कि ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि संधारित्र की धारिता क्या है, और संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो संधारित्र की धारिता क्या होता है? चालकों का ऐसा युग्म जिसमें बराबर या विपरीत आवेश होते हैं, उसे हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन देखिए, किसी ऐसे 2 चालकों का युग्म जिसमें बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो संधारित्र की धारिता कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है कि संधारित्र की धारिता किन बातों पे निर्भर करती है, किस किस बात पे निर्भर करेगी संधारित्र की धारिता। पहला आपको याद रखना है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे, यानी प्लेट का, मान लीजिए कि संधारित्र की धारिता का प्लेटों का क्षेत्रफल है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाइएगा ना, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाइएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा? यहाँ पे धारिता भी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे क्षेत्रफल, मान लीजिए कि कोई समझा रहे हैं कि इतना बड़ा है, तो इसमें अलग धारित करने की क्षमता होगी, आवेश को मान लीजिए कि अलग धारण करने की क्षमता होगी, और यहाँ पे इतना बड़ा है तो इसमें ज्यादा आवेश क्या होगा? धारण करने की क्षमता होगी। यानी कहने का मतलब यह है बाबू, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। और संधारित्र की धारिता प्यारे बच्चों क्या होती है? तो 2 चालकों का ऐसा युग्म जिसमें बराबर या विपरीत आवेश हो सकते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पे। तो आपको ऐसे देख के लिखना है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। जैसे जैसे हम धारिता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यानी क्या होगा? ये इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जितने बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिए कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कैसे? तो जैसे जैसे हम संधारित्र की धारिता को बढ़ाएंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यानी ये इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख लेना है। अब दूसरा कि प्लेटों के बीच की दूरी पे ये निर्भर करता है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई संधारित्र है, इसका प्लेट है, इसका बीच का दूरी कितना है, ये जो दूरी है ना, इस पे भी निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें यह लिखना है कि संधारित्रों की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाई जाती है, संधारित्र की धारिता घटेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पे संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो आपको बताना है कि घटेगी। जैसे जैसे संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, इसकी दूरी क्या होगी बाबू? घटने लगेगी। तो यहां पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये क्या हो जाता है? 1 मिनट रुक जाइए। जैसे जैसे दूरी बढ़ाइएगा प्यार बच्चों क्या होगा? संधारित्र की धारिता क्या होगी? घटेगी। यानी ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे संधारित्र की धारिता बढ़ाइएगा, यहाँ पे दूरी बढ़ाइएगा, धारिता घटने लगेगी। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाइएगा, धारिता घटेगी, यानी इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको आपको याद कर लेना है प्लीज प्यारे बच्चों, कॉल नहीं, ठीक है। इसके दूरी के क्या होती है प्यारे बच्चों? ये
व्युत्क्रमानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती नहीं। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, जैसे जैसे धारिता क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, यहाँ पे ए का मान बढ़ाएंगे, सी का मान बढ़ेगा यानी धारिता बढ़ेगा, और जैसे जैसे यहाँ देखिए प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे धारिता हमारी घटती चली जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस समानांतर मतलब संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो धारिता का मान क्या होगा, तो आप बोलेगा कि धारिता बढ़ेगी अगर दूरी बढ़ेगी, तो धारिता घटेगी दूरी बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, तो जब क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, धारिता और भी तो होगा, धारिता का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना तीसरा प्लेटों के माध्यम के परावैद्युतांक पे, यानी कहने का कि प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम है। तो देखिए संधारित्र की धारिता दो प्लेटों के माध्यम पे भी निर्भर करती है। प्लेट की यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूरी बढ़ाने पे तो प्यारे बच्चों क्या होता है, संधारित्र की धारिता घटती है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो होता है ना, यहाँ पे प्लेटों के बीच माध्यम की, इसमें कौन सा माध्यम है, प्लेटों के बीच माध्यम पे निर्भर करना, यानी कहने का मतलब संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के माध्यम पे भी निर्भर करती है, तथा प्लेट के बीच पारावैद्युत मतलब कोई भी पदार्थ होने पे क्या होता है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पे समझिएगा कि संधारित्रों की धारिता क्या करती है, उसके बीच जो मान लीजिए कि कोई ये संधारित्र है, इनके बीच कोई भी पारावैद्युत पदार्थ हो, यानी के हो, हम आपको पढ़ाए थे जब विभव निकाले थे, कोई भी पारावैद्युत पदार्थ हो, तो कोई भी पारावैद्युत पदार्थ अगर डालेंगे ना तो इसका क्या होगा, इसकी धारिता भी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि सी यानी धारिता बढ़ेगी किस में, तो कोई भी पारावैद्युत पदार्थ हो, और पारावैद्युत पदार्थ मान लेते हैं के है, यानी ये क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे एक बार क्लियर कीजिए कि इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जब तक समझाएंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए संधारित्रों का यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, संधारित्र की धारिता किस किस बातों पे प्रभावित होती है, तो पहला क्षेत्रफल पे, तो संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ाने पे क्या होता है, धारिता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता क्या होगी, बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल है तो इसमें कितना आवेश, कम आवेश आएगा, अब बड़ा क्षेत्रफल है तो इसमें बाबू आवेश ज्यादा ना आएगा। तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा बाबू धारिता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी पे, यानी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, तो यहाँ पे याद रखना है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पे भी निर्भर करती है। जैसे जैसे यहाँ देखें प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, ये जो दूरी है ना प्लेटों के बीच की, ये बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, धारिता घटेगी। जब घटेगी तो ये क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होगा किसके, तो दूरी के। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। अगला आता है कि प्लेटों के माध्यम पे, तो मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के माध्यम में कोई पारावैद्युत पदार्थ के है डाल दिया जाए तो क्या होगा, जो जब समानांतर यहाँ पे देखिए संधारित्रों के प्लेटों के बीच कोई पारावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है तो क्या होती है, उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। यानी धारिता समानुपाती होगी किसके, तो कोई भी पारावैद्युत पदार्थ, यानी पारावैद्युत पदार्थ को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो के। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बताइए फटाफट से, उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, तो संधारित्रों का संयोजन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जैसे समानांतर क्रम समायोजन, और होता है श्रेणी क्रम समायोजन, यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को, यहाँ पे याद रखिएगा, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को हमको जोड़ना है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, तो संधारित्रों का समायोजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेलल, यानी आप देखिए जो पहला जो होता है जो श्रेणी क्रम में होता है। और श्रेणी क्रम क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पैरेलल क्या होता है, मान लीजिए क्या है, संधारित्र है, तो संधारित्र के दो प्लेट होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी संधारित्र है। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़ना ही हमारा तो यहाँ पे संधारित्र का समायोजन कहलाता है। हमने अभी पढ़ा ना कि दो या दो से अधिक संधारित्र, ये मान लीजिए कि C1 है, ये C2 है, ये C3 है ना, ये C3 कैसे होगा, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C4। यानी ये क्या है, ये प्लेट संधारित्र है, ये क्या है, संधारित्र है, और संधारित्र के दो प्लेट होते हैं। तो श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, जब पहले संधारित्र के, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2। जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाए, जब यहाँ पे याद रखिएगा पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाए, जबकि दूसरे संधारित्र को दूसरे प्लेट से और तीसरे संधारित्र को पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए, और यहाँ पे आपको इसी क्रम में चलने की प्रक्रिया को हम लोग श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों फील कीजिएगा तभी समझ में आ जाएगा। देखिए श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है संधारित्रों का, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को
दूसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले समायोजन को हम लोग श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरे प्लेट के यहाँ देख लीजिए क्या है, तीसरा प्लेट मतलब तीसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट और चौथे संधारित्र के पहले प्लेट से हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये श्रेणी क्रम समायोजन कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। अब देखिए समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई बिंदु है ए और यहाँ पे कोई बिंदु है क्या बी, तो देखिए समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है, ये क्या होता है, संधारित्र है, ये भी दूसरा संधारित्र है हमारा, ये मान लीजिए तीसरा संधारित्र है। तो समानांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, समानांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र होते हैं ना उसके पहले सिरों को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, पहले सिरे के बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, पहले सिरों को बिंदु कोई ए से जोड़ दिया जाता है, सभी प्लेट के पहले सिरों को किसी बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे प्लेट के सभी बिंदु को बिंदु पी से, मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों बिंदु बी है, इससे दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में चलने वाले मान लीजिए कि एक और संधारित्र होगा यहाँ पे, तो इसको इस प्लेट को इसमें, इस प्लेट को इसमें जोड़ देंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। तो ये तो प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, डेफिनेशन भी बता दिए कि जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम समायोजन। जैसे देखिए ये क्या है, हमारा पहला संधारित्र है ना समझिए यहाँ पे सभी बच्चे, ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। तो पहले संधारित्र के ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट को तीसरा, या मैं देखिए पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरा संधारित्र के ये पहला प्लेट है, इससे हम जोड़ दे रहे हैं। और देखिए दूसरा ये संधारित्र है C2 यानी दूसरा संधारित्र, इसके दूसरे प्लेट को हम पहले प्लेट से जोड़ देंगे, उसे ही तो हम लोग क्या कहेंगे, इसी क्रम में चलने वाले को तो श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे इस संयोजन में संधारित्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, जबकि दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में चलने वाले को हम लोग श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो प्यारे ये आपको समझ में आ गया होगा 110%। अब देखिए अब यहाँ पे आता है कि समानांतर क्रम समायोजन क्या है। अभी समझा है कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि तीन संधारित्र, जितने भी संधारित्र हैं उनके पहले प्लेट को किसी बिंदु ए से जोड़ दिया जाए, किसी बिंदु, और दूसरे प्लेट के माने सभी दूसरे प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ दिया जाए, उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसी को तो हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम समायोजन। तो एकदम आसान है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखा है कि समानांतर क्रम समायोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेटों के बिंदु x से, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेटों के बिंदु x से, चाहे ए से एक बिंदु का कुछ भी नाम हो सकता है, और दूसरे को डायरेक्ट बिंदु बी से जोड़ देना समानांतर क्रम संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा लेक्चर है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब बचता है 1D ग्राफ जनित्र, है ना, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये सारी चीजें किसमें क्लियर होती है, तो ये सब्जेक्टिव कराएंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आपका थ्योरी का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जब ये कर लिए तो अब इसका MCQ कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और बिहार बोर्ड में जो पूछता है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे, तब आपको दिखेगा कितना मजा आएगा। आपको एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आप उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या कीजिए, फटाफट से लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। और यहाँ आप देखिए कल से ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, चैप्टर वाइज हर चीज का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको रेडी रहना है, जैसे फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका टेस्ट अब स्टार्ट होगा। तो आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोग पैड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों पैड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स वाला ये पैड कोर्स है, तो जिस कितना मिल रहा है 499 में मिल रहा है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नंबर नोट कीजिए 629924, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8935। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस पे ज्वाइन होइए और लाइक कीजिए और बता दीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।